हेलो रीडर्स, आपका स्वागत है डी के नॉवल वर्ल्ड चैनल में। यहाँ आपको डेली नॉवेल्स के नए चैप्टर सुनने के लिए मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारी वीडियो को लाइक करें। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलेगा ऐसे और कंटेंट बनाने के लिए। चलिए अब शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आप में से बहुत से लोग हैं जो मेरी स्टोरी को देखते हैं और आप सभी इसे पसंद भी करते हैं, लेकिन मुझे ये देखकर बहुत अफसोस होता है कि आप मेरी स्टोरी को लाइक नहीं करते हैं। अगर आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं उसे समझकर अपनी गलती को सुधार करने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन आप मेरी स्टोरी को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। 74 कश्मीर में करिश्मा। शौर्य हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को निपटाकर उत्तराखंड तक गया, फिर उसने कश्मीर में एंट्री मारी। कश्मीर में घुसते ही शौर्य को सिस्टम पैनल पर कुछ ऐसा दिखा कि उसका सिर चकराने लगा। लगभग हर नुक्कड़ और हर गली में आतंकवादी छुपे थे। इनका कश्मीर में इतनी बेबाकी से घूमना सिर्फ इसीलिए आसान था क्योंकि इन्हें यहाँ के पॉलिटिशियंस ने शह दी थी। सिस्टम ने इन पॉलिटिशियंस को भी आतंकवादियों के लिस्ट में डाल दिया था। शौर्य वहां पर बेस कैंप को ढूंढ रहा था तो पाया कि बेस कैंप आज पूरा खाली था। शौर्य ने नीचे उतरकर पूरे बेस कैंप का जायजा लिया तो उसे एक टूटे हुए मोतियों की माला मिली। बेस कैंप के अंदर बाकी कुछ भी काम का नहीं मिला। जब शौर्य वहां से जाने वाला था तो उसे ख्याल आया कि प्राचीन समय से कश्मीर में अंडरग्राउंड घर बनाए जाते थे। शौर्य ने तुरंत अपनी दिव्य दृष्टि का उपयोग किया और पाया कि उस बेस के नीचे कुछ नहीं था, मगर वहीं से कुछ 100 मीटर दूर एक पीट हाउस था। इस घर में इस वक्त 100 से भी ज्यादा लोग सोए हुए थे। ये सभी नए भर्ती किए आतंकवादी थे। शौर्य ने फिर आसपास की जगह को ध्यान से देखा तो पाया कि घाटी के जंगलों के बीच एक ट्रेनिंग ग्राउंड था जो इन्हें ट्रेनिंग देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जब शौर्य को सारी बात समझ आई तो शौर्य ने मैप पर फोकस किया और सारे आसपास के रेड डॉट्स को मार्क किया। ये लोग इस कैंप के ट्रेनर और सिक्योरिटी वाले थे, मगर आज ये लोग जंगल में छुपकर बैठे थे। तभी शौर्य को एक डॉट बड़ा अजीब लगा। ये डॉट एक रिहायशी इलाके में एक घर को निर्देशित कर रहा था। शौर्य ने कुछ सोचा और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आई। शौर्य उस बेस कैंप से बाहर निकला और विराज को लेकर उस अंडरग्राउंड पीठ के ऊपर पहुंचा। शौर्य ने फिर उस पीठ के ऊपर गार्ड कर रहे 2 लोगों को स्नाइपिंग करके उड़ा दिया। उसके बाद शौर्य ने अपने रिंग से ढेर सारा आरडीएक्स निकला और उससे एक इंस्टेंट बॉम्ब बनाया। ये सब विराज अपनी आंखों से देख रहा था। शौर्य उसकी उत्सुकता देखते हुए मुस्कुराया और बोला, तुम्हें आज कश्मीर में करिश्मा दिखाऊंगा। इतना कहकर शौर्य ने वह बॉम्ब उस पीठ के चारों तरफ छोटे छोटे एक्सप्लोसिव के साथ लगा दिया। उसके बाद वह विराज को लेकर ऊपर की ओर गया और जंगल में घुस गया। अंदर जाते ही शौर्य ने एक एक आतंकवादी को टारगेट करके मारना शुरू किया। कुछ ही देर में जंगल के सारे आतंकवादी ढेर हो गए। शौर्य फिर उस रिहायशी इलाके में घुस गया। इधर आते ही शौर्य ने विराज को तलवार के ऊपर छोड़ दिया और खुद नीचे कूद गया। नीचे आते ही उसने उस कमरे के अंदर अपना कदम रखा और देखा कि एक लंबी दाढ़ी वाला बुढ़ा वहां पर सो रहा था। सिस्टम का रेड डॉट उसी पर ब्लिंक हो रहा था। शौर्य को लगा कि ये इतना बूढ़ा है, मतलब इसके पास काफी जानकारी हो सकती है। यही सोचकर शौर्य ने उस बुढ़े को उसका सिर पकड़कर उठाया। उस बुढ़े ने जब देखा कि उसकी गर्दन को किसी ने पकड़कर रखा था, वह चिल्लाना चाहता था पर उसे एहसास हुआ कि उसकी आवाज निकल नहीं रही है। शौर्य ने उस बुढ़े को उठाकर ऊपर उठाए हुए बाहर लाया। ये इतना शांति से हुआ कि किसी को भी इस बात का एहसास नहीं हुआ। कुछ ही मिनटों में शौर्य उस बुढ़े को लेकर बाहर आ चुका था। फिर शौर्य ने अपने तलवार को नीच बुलाया और उस बुढ़े को लेकर उस पर चढ़ गया। जब विराज ने उस बुढ़े को देखा तो वह हैरान हो गया और बोला, ये मुल्ला अमीनी है। यही तो हिंदुस्तान में पनपने वाले सारे आतंकवाद की जड़ है। इसका सपना है कि वह गजवा ए हिंद करेगा और यही पट्टी वो अपने चेलों को पढ़ाता है और उनका ब्रेन वॉश करता है। जब शौर्य ने ये सुना तो वह मुस्कुराकर बोला, अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है। इसे बहुत खुशी होगी कि इसने बनाए हुए नए शागिर्द अगर जिंदा इस जमीन में दफन हो जाएंगे तो। इतना कहकर शौर्य ने अपनी तलवार उस पीठ के ऊपर लाई। जब उस बुढ़े ने ये देखा और उस जगह को पहचान लिया, वह जोर जोर से चिल्लाने लगा ताकि कोई तो उसकी बात सुनकर बाहर आ सके, पर उसकी आवाज नीचे नहीं पहुंच रही थी। तभी शौर्य विराज की ओर देखकर बोला, चलो शुरू करते हैं कश्मीर का करिश्मा। इतना कहकर शौर्य ने अपनी हाथ का डेटोनेटर दबा दिया। बूम बूम बूम, धड़ाम धड़ बूम। अगले 2 मिनट तक उस पीठ के आसपास धमाकों की आवाज गूंज रही थी। तभी सभी को कुछ चीखें सुनाई दी। उन चीखों को सुनकर शौर्य उस बुढ़े को देखकर बोला, लाले अंडरग्राउंड दिवाली मुबारक हो। उस बुढ़े की शक्ल देखने लायक थी।
वह मन ही मन शौर्य को गाली दे रहा था, लेकिन इस वक्त वह हवा में कई 100 मीटर ऊपर था। शौर्य उस अड्डे को तबाह करने के बाद उस बुढ़े को लेकर जमीन पर आ गया और उस बुढ़े के सिर पर हाथ रखा। कुछ ही देर में बुढ़े के दिमाग की सारी जानकारी शौर्य के दिमाग में ट्रांसफर हो गई। शौर्य ने जब सारी जानकारी प्राप्त की तो उस बुढ़े को देखकर बोला, बहुत सारे मासूम बच्चों को तुमने गजवा-ए-हिंद के नाम से बेवकूफ बनाया। चल आज तुझे मैं तेरी जिंदगी का सबसे बुरा सपना दिखाता हूँ। शौर्य उस आदमी और विराज को लेकर दूसरे अड्डे पर गया। यहाँ पर शौर्य ने अपनी राइफल निकाली और एक एक करके सभी आतंकवादियों को दूर से ही उड़ाने लगा। हर मौत के बाद उस बुढ़े को बहुत दुख हो रहा था और शौर्य उन्हें मारकर उस बुढ़े के दुख में बढ़ोतरी कर रहा था। धीरे धीरे शौर्य ने लगभग सभी कैंप तबाह किए। इस वक्त उस बुढ़े की हालत देखने लायक थी। वह क्या करे और क्या नहीं यही सोच रहा था, मगर वो सिर्फ सोच सकता था लेकिन कर नहीं सकता था। आज पूरे कश्मीर से लगभग सारे देशद्रोही ताकतों का सफाया हुआ था। अब बस एक जगह बची थी। वो थी इस राज्य के एक बड़े पॉलिटिशियन और लोकल पॉलिटिकल पार्टी के नेता का घर, क्योंकि उसके घर में इस वक्त 3 ISI एजेंट्स थे। शौर्य नीचे उतारा और बुढ़े को विराज के हाथ में दे दिया। विराज ने उस बुढ़े के पैरों में गोली मार दी और बोला, वो लोगों को काट सकता है तो मैं तुम्हें एटलीस्ट एक गोली तो ठोक ही सकता हूं। इधर शौर्य एकदम धीरे से उनमें से एक एजेंट के कमरे में घुसा और उसे दबोच दिया। उसके कुछ बोलने से पहले शौर्य ने सारी इंफॉर्मेशन कॉपी कर ली। उसके बाद उसने उसे बेहोश कर दिया और डायमेंशन में फेंक दिया और माया से उसकी खातिरदारी करने के लिए कहा। उसके बाद शौर्य ने दूसरे और तीसरे के पास जाकर भी यही चीज की। इन सभी को निपटाने के बाद शौर्य ने उस पॉलिटिशियन के रूम का दरवाजा खोला तो देखा वह अपनी बीवी के बगल में बच्चे की तरह सोया था। शौर्य ने उस आदमी को सीधा गायब कर दिया और डायमेंशन में फेंक दिया। कश्मीर को निपटाने में सुबह के 4 बज चुके थे। शौर्य जब आसमान में पहुंचा तो उस बुढ़े को देखकर मुस्कुराया और बोला, तो अमीनी मेरी जान कैसा लगा आज का पिक्चर? तुम खुश तो बहुत होगे। आज तुम्हारे हर शागिर्द को ठोका गया है। अब तुम्हारी मारने की बारी है। मैं तुम्हारी शहादत को वेस्ट नहीं होने दूंगा। मैं उसका भी इस्तेमाल हर गली में पनप रहे उन देशद्रोहियों के लिए करूंगा, ताकि इसके बाद अगर उन्होंने कुछ भी मेरे शेष के खिलाफ सोचा तो उन्हें तुम्हारा हश्र याद आना चाहिए। इतना कहकर शौर्य लाल चौक पहुंच गया और उसने उस बुढ़े के पूरे कपड़े उतार दिए और उसके पूरे शरीर पर अपना एक नाखून चाकू जैसा लंबा किया और बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, मैं उन मासूम लोगों के मौत का जिम्मेदार हूं जिनको मैंने आतंकवादी बनाकर पूरे देश भर में भेजा था। जय हिंद। उसके बाद शौर्य ने उसका सिर काट दिया और लाल चौक के नोक पर रख दिया और उसकी बॉडी वहीं पर टांग दी। उस बुढ़े की मौत बड़े बड़े सूरमाओं के लिए भी एक डरावनी मौत थी। आज कश्मीर के हर गली में लाशें मिली थीं। ये एक तरह से मास जीनोसाइड था, लेकिन मारने वाले ज्यादातर लोग पाकिस्तानी थे तो उन्हें सपोर्ट करने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा था। विराज, जिसने ये सब अपनी आंखों से होते हुए देखा था, उसके मन में कई सवाल थे मगर उसने कुछ नहीं बोला। सुबह 5 बजे वे दोनों वापस अपने रूम में लौटे। रूम में आने के बाद शौर्य ने उन 3 एजेंट्स को और उस पॉलिटिशियन को बाहर निकाला, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वे नर्क यातनाओं से गुजरे हो। शौर्य ने उन चारों को देखा और मुस्कुराते हुए बोला, क्या आप लोग खुद की किडनैपिंग पर कुछ कहना चाहते हो? ये बात सुनकर वह पॉलिटिशियन बोला, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं कैसा इंसान हूं। अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट गिरा दूंगा। अच्छा, पर उसके लिए तुझे जिंदा भी रहना पड़ेगा, पर डरो मत, मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा। इतना कहकर शौर्य ने उसका एक हाथ उखाड़ दिया मगर वह आदमी सिर्फ टेढ़े मेढ़े मुंह बना रहा था। शौर्य ने फिर उसका दूसरा हाथ उखाड़ा और एक एक करके दोनों पैर भी उखाड़ दिए। फिर शौर्य बोला, क्या तुम मुझे कोई काम की जानकारी दे सकते हो क्या? तभी वह आदमी दर्द को कंट्रोल करते हुए बोला, अगले महीने पाकिस्तान से 2 नए एजेंट आने वाले हैं और उन्हें यहाँ सिर्फ उस आदमी को मारने भेजा है जो इन सभी आतंकवादियों के हत्या के पीछे है। लेकिन मुझे लगता है कि वह तुम ही हो और वे लोग तुम्हें मार देंगे। हाँ ठीक है, अब तू ऊपर निकल और ऊपर जाकर अपना हिसाब देना। इतना कहकर उसका गला हाथ से उखाड़ दिया। उसके बाद शौर्य ने उसकी बॉडी को बगल में फेंक दिया। तीनों ISI एजेंट ये सब देखकर भी कुछ नहीं बोल रहे थे। उन्हें अच्छे से मालूम था कि अगर उन्होंने इन्फॉर्मेशन लीक कर दी तो ये लड़का उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। शौर्य ने उन्हें देखा और बोला, तुम तीनों को लग रहा होगा कि अगर तुमने इन्फॉर्मेशन बता दी तो मैं तुम्हें मार दूंगा, और तुमने एकदम सही सोचा। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तुम्हें मारना है या नहीं ये मैं मेरे भाई पर छोड़ता हूं। अब वही तुम्हारा मालिक है। इतना बोलकर शौर्य वहां से बाथरूम में चला गया।
उसने सबसे पहले खून को साफ किया, फिर दूसरे कपड़े पहनकर बाहर आया। वहीं उसके रूम में विराज बंदूक पकड़कर उन एजेंट्स के सामने खड़ा था। उसके बगल में इशिका हैरानी से वह नजारा देख रही थी। जब शौर्य बाहर आया तो सबसे पहले विराज और इशिका को सोफे पर बिठाया और सारी इंफॉर्मेशन उनके मोबाइल पर शेयर कर दी। उसके बाद तीनों एजेंट्स को लेकर रॉ के हवाले करने कहा। कुछ ही देर में उसका रूम खाली हो गया और उसमें सिर्फ उस पॉलिटिशियन की लाश बची थी। शौर्य ने उसके बॉडी को जला दिया, लेकिन उसके सिर को वैसे ही रखा। उसने अपने तलवार से पूछा, क्या तुम मेरा सामान दिए हुए लोकेशन पर डिलीवर कर सकती हो? उसकी तलवार ने एकदम मादक आवाज में कहा, मास्टर, मैं आपके लिए कोई भी डिलीवरी कर सकती हूँ। ये सुनते ही शौर्य का चेहरा लाल हो गया और वह बोला, तुम सिर्फ इस सिर को पाकिस्तान के कराची में पहुंचाकर आना, और हाँ, इसके बदलेती वहां पर उन लोगों का पूरा लाइफ एसेंस एब्जॉर्ब कर सकती हो। लेकिन ये याद रहे कि किसी मासूम को मत परेशान करना। तलवार खुशी से उछली और उस जगह का लोकेशन मिलते ही उस सिर को लेकर हवा में गायब हो गई। इधर शौर्य भी अब हल्का महसूस कर रहा था। शौर्य ने जिन्हें भी मारा था उन लोगों से शौर्य को एक अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे कोई शैतान या दानव उन्हें ये सब करने के लिए बोल रहा हो। तभी सिस्टम की आवाज आए, होस्ट, उस अमीनी के अंदर मैंने बहुत सारी शैतानी एनर्जी को महसूस किया था, लेकिन वह एनर्जी एक्टिव नहीं थी। उस एनर्जी का उपयोग सिर्फ अमीनी को गाइड करने के लिए किया था। पर आगे भविष्य में मुझे लगता है कि आपको इससे भी ज्यादा ताकतवर शैतानी ताकत का सामना करना पड़ सकता है। क्या तो ऐसा हो सकता है कि जो लोग मानवता के खिलाफ हैं उनके पीछे कोई शैतान हो सकता है? शौर्य ने सिस्टम से चौंक कर पूछा। होस्ट, मेरे पास सिर्फ डेटाबेस है और मैं सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि इन सभी घटनाओं में कहीं ना कहीं शैतान है, पर वह कितना एक्टिव है और कितने शैतान है ये मैं नहीं बता सकती। ठीक है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। चलो, आज रक्षाबंधन है तो पहले कुछ अच्छा गिफ्ट सोचकर उन तीनों को देना पड़ेगा। इतना कहकर शौर्य अपने कमरे से बाहर चला गया। अब क्या होगा आगे, कैसा रहेगा ये रक्षाबंधन? सिस्टम ये कैसी शैतान ताकतों के बारे में बता रही थी? क्या शौर्य का भेजा हुआ सिर कराची वालों को पसंद आएगा? इन सभी सवालों का जवाब सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ। 75 पहली राखी। शौर्य ने रात भर मचाई तबाही का मंजर तीनों राज्यों में एक सनसनीखेज खबर बन चुका था। हरियाणा और पंजाब में तो शौर्य ने लोगों के बीच जाकर आतंकवादियों को ढूंढ कर मारा था। हिमाचल और उत्तराखंड में इतनी ज्यादा हलचल नहीं हुई क्योंकि वहां पर कुछ ही बेस थे और उन्हें उड़ाने के बाद भी कोई ज्यादा चर्चा नहीं हुई। लेकिन कश्मीर के हालात बहुत गंभीर थे। आज कश्मीर की हर गली में मातम था। मरे हुए लोगों की शिनाख्त की जा रही थी और लगभग सभी मरे हुए लोग किसी न किसी तरीके से पाकिस्तानी थे। शौर्य ने भी इन्हें मारते वक्त ख्याल रखा था कि किसी भी स्थानिक कश्मीरी को वह न मारे, सिर्फ कुछ गिने चुने लोग ही कश्मीरी थे। शौर्य ने किए हुए हंगामे की खबर चीफ को पहुंच चुकी थी। चीफ ने जब सारा मामला ध्यान से समझा और पाया कि लगभग सारे आतंकवादी ठिकाने खत्म हो चुके हैं और अब अगले कई महीनों तक नए आतंकवादी जन्म नहीं लेंगे, इस बात से उन्हें एक राहत भी मिली थी। मगर अब भी उन्हें शौर्य पर शक था, यकीन नहीं था। जब चीफ सुबह सुबह ऑफिस आकर इन बातों को सोच ही रहे थे तभी ऑफिस का दरवाजा खुला और इशिका और विराज उनके सामने 3 लोगों को गिरफ्तार करके ला रहे थे। उसके बाद विराज ने आते ही चीफ को बताया कि कल रात इन तीनों को किसी ने पकड़कर उनके पास छोड़ा था। ये बात सुनकर इशिका विराज को देखने लगी। उसे ये बात तो पता नहीं थी कि इन्हें कैसे यहाँ लाया गया है, पर एक बात पक्की थी कि विराज ने उस पॉलिटिशियन की लाश के बारे में नहीं बताया। इशिका इस वक्त कुछ नहीं बोली। विराज आगे बोला, चीफ, कल रात कश्मीर का वह अलगाववादी नेता भी मारा गया है। ये बात तुम्हें कैसे पता चली? विराज ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, वो चीफ, बात यह है कि इन लोगों को जिन्होंने मेरे पास छोड़ा है उन्होंने ही मुझे बताया है। चीफ विराज का सीधा झूठ सुनकर समझ गए कि विराज उन लोगों से मिल चुका है। फिर चीफ ने उसे नजरअंदाज करते हुए पूछा, शौर्य की क्या रिपोर्ट है? तभी विराज ने ओटीजी केबल से अपना मोबाइल कनेक्ट करके कुछ इन्फॉर्मेशन पेन ड्राइव में ट्रांसफर करके चीफ के हाथ में थमा दिया। इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होने के बाद विराज बोला, ये इन्फॉर्मेशन शौर्य ने निकाल कर दी है और उसकी रिपोर्ट भी। चीफ ने पेन ड्राइव लिया और उसे अपने लैपटॉप से कनेक्ट करके हर एक फाइल को खोल के देखने लगे। इशिका और विराज सिर्फ बैठकर चीफ को उस जानकारी को पढ़ते हुए देख रही थे। हर फाइल को पढ़ने के बाद चीफ के चेहरे के भाव बार बार बदल रहे थे। लगभग आधे घंटे तक सारी जानकारी को ध्यान से पढ़ने के बाद चीफ ने विराज को मुस्कुराते हुए देखा और बोले, इस लड़के ने दी हुई इन्फॉर्मेशन बहुत सटीक है। इस इन्फॉर्मेशन को पाने के बाद हम हमारे कई एजेंट्स का काम कम हो सकता है।
ये इन्फॉर्मेशन भारत से आतंकवादी जड़ें उखाड़ सकती है। चीफ ने फिर विराज को आगे कुछ नहीं कहा और उन्हें जाने के लिए कहा। बाहर मीडिया आज रात कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल उत्तराखंड में जो हुआ उसका बखान कर रही थी। इस वक्त टीवी पर खुद को पॉलिटिक एक्सपर्ट्स कहलाने वाले लोग अलग अलग कुतर्क लगा रहे थे। मीडिया ऊपर से सरकार को चुप्पी पर सवाल उठा रही थी। हरियाणा में जहां लड़कियां मिली थी, व्यापार का नजारा एकदम भयावह था। कर एक आदमी को पकड़ पकड़ कर हाथ से फाड़ा गया था। हर लाश कई टुकड़ों में बांटी थी। हर तरफ खून और मांस की चितले फैले हुए थे। जब चीफ को इस बात की खबर मिली तो उन्होंने व्यापार जो हुआ है उसकी लाइव फुटेज देखी तो उनका भी दिल दहल गया। ये मामला किसी भी एंगल से आतंकवादियों पर किया गया हमला नहीं था। तभी चीफ ने सच्चाई जानने के लिए विराज को फोन लगा दिया, जो अभी ड्राइविंग करके घर वापस जा रहा था। चीफ का फोन आते ही विराज बोला, हाँ चीफ बोलिए, क्या बात है? क्या हरियाणा के उस बेस पर कुछ हुआ था जो वहां का मंजर अलग है? जब ये विराज ने सुना तो उसने मुस्कुराकर कहा, चीफ वहां पर भारत की लड़कियों की इज्जत के साथ हर दिन खेला जाता था। वहां पर 100 से भी ज्यादा लड़कियों को बंदी बनाकर रखा गया था। उन सभी के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया था। तो अब बताइए ऐसे लोगों के साथ क्या हो सकता है? चीफ ने ये सुना तो वह अनजाने में जवाब देते हुए बड़बड़ाए, दर्दनाक मौत। बस यही हुआ होगा वहां पर। इतना कहकर विराज ने फोन काट दिया। इशिका जो सुबह से उसके साथ थी वह उसे ढेर सारे सवाल पूछना चाहती थी और इस बार वह रोक न सकी और बोली, विराज अब मुझे सब सच बताओ, कल रात क्या हुआ था? विराज ने ये सुनकर इशिका के आंखों में देखते हुए कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। जब भी बुराई अपने पैर इस भूमि पर पसारेगी तब कोई न कोई आके उसे एक रात में नष्ट कर देगा। कल और उसके पहले वाली रात को भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं इसके अलावा कुछ और तुम्हें नहीं बता सकता। विराज ने एकदम सीरियस होकर ये बात कही थी, जिस वजह से इशिका भी चुप हो गई। कुछ ही देर में वे दोनों अग्निहोत्री मेंशन पहुंचे। आज रक्षाबंधन का त्योहार था। शौर्य सुबह नहा धोकर बाहर गया था और वह अभी तक नहीं लौटा था। उसकी तीनों बहनें पूजा का थाल सजाकर आज धजकर उसका इंतजार कर रही थी। हॉल के कोने में अभी और विशाल भी चुपचाप खड़े थे। इन तीनों ने उन्हें भी राखी नहीं बांधी थी। जब विराज अंदर आया तो उसे भी अभी और विशाल के पास खड़ा किया गया। तभी विशाल बड़बड़ाया, आज ये तीनों ऐसी बिहेव कर रही है मानो हम उन्हें शगुन में चिल्लर देने वाले हैं और शौर्य उनको जैसे कोई स्पोर्ट्स कार देने वाला हो। विराज ने ये सुना तो उसने अपना सिर हिले दिया और मन में बड़बड़ाया, बेवकूफ, अगर वो चाहे तो उन्हें बिना टिकट पूरी दुनिया की सैर कर देगा और उसके लिए स्पोर्ट्स कार लेना कहाँ मुश्किल है। उसके एक इशारे पे हमारे चीफ अब तो उसके लिए टेंट गिफ्ट कर देंगे। पता नहीं इतने रक्तपात के बाद ये शौर्य कहाँ मर गया, खामखा मुझे भी इस लाइन में खड़ा करवा दिया। तभी दरवाजे पर 3 स्पोर्ट्स कार के इंजन की आवाज सुनाई दी। हाथ में 3 चाबियां पकड़े शौर्य अंदर आ रहा था। आज शौर्य ने 3 स्पोर्ट्स कारें दिल्ली जाकर फुल पेमेंट करके लाई थी। शौर्य अंदर आया और उसने तीनों बहनों के पैर छुए और राखी बढ़वाने बैठ गया। तीनों बहनों ने शौर्य को बारी बारी से राखियां बंधी और उसे मिठाई खिला दी। शौर्य ने भी मुंह मीठा होने के बाद अपनी जेब से 3 रिमोट जैसी दिखने वाली चाबियां उन तीनों के हाथ में दी। तीनों चाबियों पर लैम्बोर्गिनी का लोगो बना था। जब उन्होंने बाहर जाकर देखा तो 3 अलग अलग रंगों की 3 एवेंटाडोर उनके सामने खड़ी थी। तीनों लड़कियां उछलती कूदती हुई गाड़ियों के पास गई और इसे हाथ लगाकर चीखने लगी। उनके चेहरे की खुशी देखकर शौर्य के आंखों में आंसू आए थे। भले पहले उसकी बहनें उससे नफरत करती थी, लेकिन उसकी वजह घर के लोग थे और इन तीनों को शौर्य के बारे में उल्टी सीधी बातें बताई थी। साथ ही इन्हें शौर्य के साथ घुलने मिलने नहीं दिया जाता था। दूसरी तरफ अभी और विशाल सब जानकर जानबूझकर शौर्य को परेशान करते थे। इसी वजह से शौर्य अपनी बहनों पर जान छिड़कता था तो अपने भाइयों की वह जान निकलना चाहता था। दूसरी तरफ विराज, अभी और विशाल का मुंह खुला का खुला रह गया था। तीनों लड़कियों ने अपनी गाड़ियों को मैंशन के सामने वाले बड़े से मैदान में दौड़ाया और खुशी से शौर्य के गले लगकर उसका धन्यवाद दिया। शौर्य सिर्फ मुस्कुराया पर उसके आंसू थम नहीं रहे थे। तीनों बहनों के भी आंखें गीली हुई थी। तीनों बहनें शौर्य से एक साथ बोली, आज से आप ऑफिशियली हमारे रक्षक हो गए हैं, तो अब आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई है। बस हमें परेशान लोगों के लिए एडवांस में हम दुआ मांगेंगे कि वे शौर्य भाई के हाथ न लगे। इस बात पर वह सब मुस्कुराए और अंदर आ गए। उसके बाद तीनों बहनों ने बारी बारी से अभी विशाल और विराज को राखियां बांधी। जब विराज ने शौर्य के हाथ की राखियां देखी तो वह बोला, उसे इतनी अलग राखियां और हमें ये मार्केट में मिलने वाली राखियां क्यों?
इस बात पर सिया बोली, वो तो भाई ने खुद हमें पसंद करके दी थी। अगर आप भी ऐसी राखी पसंद करते तो आपको भी हम वैसी राखियां बांध देते। आपको किसने कहा था ड्यूटी पर जाने के लिए? ये सुनकर विराज शौर्य की ओर गुस्से से देखते हुए बोला, कल इतनी हड़बड़ी में जाते समय एक बार बोल देता मुझे कि राखी की शॉपिंग करने जा रहे हो तो तुम्हारे कुछ नहीं बिगड़ता। शौर्य ने अपना सिर दूसरी ओर घुमाया और मुंह पकड़कर हंसने लगा। कुछ देर बाद दरवाजे पर एक गाड़ी आकर रुकी और उसमें से एक मध्यम आयु की औरत और दो लड़के बाहर निकले। उस औरत के हाथ में 2 थैलियां भर के कुछ सामान था और वह आते ही जोर से चिल्लाई, अरे अभी विशाल कहाँ मर गए, तुम जल्दी यहाँ आओ और ये सामान उठाओ मेरा। उसके बगल में खड़े दोनों लड़के अपनी जेब में हाथ डालकर सीधे अंदर आ गए। इस औरत ने एक टिपिकल गुजराती साड़ी पहनी थी। उसके गले में ढेर सारे गहने थे और उसका कान भी गहनों से भरा हुआ था। उसके हाथ की चूड़ियां इसके कोहनी तक भरी थी। उस औरत ने पहनी हुई साड़ी पर चांदी से डिजाइनिंग की गई थी। साड़ी को देखकर लग रहा था कि वह बहुत महंगी थी। शरीर पर इतना वजन और हाथ में 2 भारी बैग लेकर वह खड़ी थी। तभी अभी और विशाल का मुंह टेढ़ा हो गया और वो दोनों एक साथ बोले, सुनीता बुआ। उन दोनों को पसीने छूट रहे थे। वे दोनों तुरंत बाहर आए और उनके हाथ को बैग लेकर उनके पैर छुए। बुआ ने उन दोनों की पीठ जोर से थपथपाई। अभी और विशाल उन्हें अंदर लेकर आ रहे थे तो उनकी नजर महंगी गाड़ियों पर पड़ी जो बाहर खड़ी थी। तो उन्होंने उत्सुकता से पूछा, अरे अभी ये गाड़ियां किसकी है? तभी विशाल अभी से पहले बोला, बुआ वो गाड़ियां हमारी बहनों को राखी पर गिफ्ट की गई है इन्हें। उसकी बात को बीच में ही काटते हुए बुआ बोली, क्या तुम दोनों ने मिलकर ये गाड़ियां अपनी बहनों को दी है? हे माताजी, मेरे भांजियों के तो भाग ही बदल गए। अभी उन्हें करेक्ट करने वाला था तभी विशाल ने उसे आंख मार दी। बुआ जी घर में आई तो देखा कि उसके दोनों बेटे फर्श पर लेटे हुए हैं। अरे जीतू, तू और तेरा भाई ऐसे नीचे क्यों गिरे हो? तभी पीछे खड़े अभी और विशाल के हाथ पैर ठंडे हो गए। उन्हें समझ आ चुका था कि इन दोनों ने आते ही शौर्य से कुछ तो कहा होगा और इसका ये साइड इफेक्ट है। कुछ मिनट पहले जीतू और उसका भाई मिथिलेश उर्फ मीतू अंदर आए तो उन्होंने शौर्य को तिरस्कार भरी नजरों से देखकर कहा, ये नकारा आज भी इस घर में रह रहा है और इसकी कब से औकात हुई कि वह राखी के त्योहार में शामिल होने लगे। ये बात सुनकर तीनों बहनों को बहुत गुस्सा आया। तभी मीतू आगे बोला, इससे पहले हम अब अंदर आ जाए, निकल जाओ यहाँ से वरना मैं तुम्हारी ऐसी हालत करूंगा कि तुम खड़े रहने के लायक नहीं रहोगे। ये सुनकर शौर्य की भौहें सिकुड़ गई और वह आगे आया। उसने अपना हाथ उठाया और एक ही झापड़ में उन दोनों को फर्श पर लिटा दिया। जब मीतू और जीतू ने अपनी मां की आवाज सुनी तो वे दोनों होश में आए और उठकर अपने कपड़े झड़ते हुए बोले, बा देखो अभी हमें शौर्य ने मारा। जब बुआ ने शौर्य का नाम सुना तो उसके माथे पर बल पड़ गए और वह बोली, उस नकारे की इतनी हिम्मत कि मेरे बेटों को मरे कहाँ है वो? अभी उसकी क्लास लेती हूँ मैं। पहले तो मेरी माँ के वजह से उसे मेरे घर वालों ने इस घर में रखा था, अब वह भी नहीं है और ये मेरे बेटों को मारेगा। इतना कहकर वह शौर्य की तरफ मुड़ी और उसे मारने के लिए आगे बढ़ी। शौर्य ने उस देखा और एक शैतानी मुस्कान के साथ अपना हाथ झटक दिया। उसकी बुआ रास्ते में ही रुक गई। उसके हाथ पैर वहीं पर जम गए। शौर्य ने देखा कि वह रास्ते में रुक गई है तो वह आगे बढ़ा और बोला, अभी अभी राजकोट से आए हो, ज्यादा थक गई होंगी, पहले अपने बाप से मिल तो लो और फिर मैं तुम्हें मुझे मारने का मौका दूंगा। इतना कहकर बुआ के कंधों पर हाथ रख दिया। हाथ रखते ही वह आजाद हो गई पर उसने शौर्य को कुछ नहीं कहा और बड़बड़ाते हुए अपने बेटों को लेकर अंदर जाने लगी। जाते वक्त फिर भी उसका मांग बंद नहीं था, तुम बस अभी रुको, मैं तुम्हें बाबूजी से कहकर ऐसी सजा दिलवाऊंगी कि तुम्हें मेरे बेटों के पैरों में पड़कर माफी मांगनी होगी। कुछ ही देर में बुआ दीनानाथ के सामने थी। साथ ही उसके तीनों भाई व्यापार थे। शौर्य की चाचियां अपने मायके राखी बांधने गई थी लेकिन रागिनी नहीं गई थी। सुनीता ने उसके पिता को देखते ही कहा, बाबूजी असूच है, वो नकारा लड़का, उसने मेरे बेटों को आते ही इतनी बुरी तरह मारा है। देखो जरा इन्हें क्या हाल किया है मेरे बच्चों का। अपने उसे आज के मौके पर बाहर कैसे आने दिया और आप लोग यहाँ अंदर बैठकर क्या कर रहे हैं? बाहर चलो और उस नकारे को सजा दो अभी के अभी। जब सभी ने सुनीता की बात सुनी तो सबसे पहले रागिनी बोली, सुनीता बस बहुत हुआ, पहली बात तो ये कि वो मेरा बेटा है। उसे बार बार नकारा बोलना बंद करो और तुम्हें तुम्हारे बेटों की पिटाई दिखी, लेकिन क्या तुमने पूछा कि उसने इन्हें क्यों पीट दिया? और ये उसका घर है, वह अपने घर में अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकता है। उसे सजा देने का अधिकार तुम्हारे बाबूजी को भी नहीं है। और एक बात याद रखो कि तुम यहाँ एक मेहमान बनकर आए हो तो वैसे ही बर्ताव करो और मालकिन की तरह चिल्लाना बंद करो।
जब सुनीता ने रागिनी की बात सुनी तो उसे ऐसा लगा मानो उसका वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, धम्म से इन्होंने सब कुछ पलट दिया। सुनीता ने एकदम से कहा, अरे वह तुम कब से उसे अपना बेटा कहने लगी? उसे तुमने ही नकारा बनाया था न, अब तुम्हें ये बात क्यों चुभ रही है? अगर इतना हो बुरा लग रहा है न तो पहले ऐसा किया ही क्यों? और ये मेरे बाबूजी का घर है, मैं यहाँ जब चाहूँ तब आ सकती हूँ। उसने मेरे बेटों को मारा है, ये कोई छोटी बात नहीं, आज इसका फैसला होकर रहेगा। तभी दीनानाथ गुस्से से बोले, सुनीता तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो? वो मेरा अपना खून है, उसे मैं तुम्हारे सिर्फ कहने से सजा कैसे दे सकता हूँ? जहां तक मुझे पता है तुम्हारे लाडलों ने ही उसे कुछ कहा होगा। अब ये फालतू की बातें छोड़ो और वह काम करो जो तुम यहाँ करने आए हो। सुनीता को अपने पिता की बात बड़ी अजीब लगी, पर उसके पिता के कहने पर उसने अपना गुस्सा छोड़ दिया और किचन में चली गई। किचन में जाकर बुआ ने खुद अपनी हाथों से खीर बनाई और फिर थाल सजाकर अपने भाइयों को राखी बांधी। उसके बाद उन्हें खीर खिलाकर वह बाहर हॉल में अपने पिता और बाकी लोगों के साथ आकर बैठ गई। उसके बेटे भी अकड़कर आकर वहां बैठ गए। तभी जीतू शौर्य को देखकर बोला, नाना जी अब तो इसे यहाँ से भगा दो, उसे देखकर मुझे बहुत घिन आती है। उसकी औकात नहीं है यहाँ इस हॉल में आने की। अब क्या होगा आगे? क्या शौर्य फिर से जीतू को पिटेगा या फिर कोई और इसे पिटेगा? क्या बुआ को अब तो असलियत का पता चलेगा या फिर वह फिर कोई अपमानजनक बात कहेगी? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। 76 खतरों के खिलाड़ी गीतांजलि मेडिसिन्स। सुनीता उसके भाई और पिता के साथ मैन हॉल में आकर बैठ जाती है। उस समय शौर्य, विराज और तीनों बहनें एक कोने में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। वहीं पर इशिका अपनी पिस्तौल की सफाई कर रही थी। दूसरी तरफ विशाल और अभी मुंह लटकाए अपने मोबाइल में गेम खेल रहे थे। तभी जीतू अपने नाना यानी दीनानाथ से शौर्य के बारे में बोलता है। उस वक्त शौर्य अपना सिर उठाकर दीनानाथ को देखता है। दीनानाथ समझ जाते हैं कि अगर जीतू ने एक और शब्द कहा तो शौर्य उसे जान से मार देगा या उसे अपाहिज बना देगा। दीनानाथ तुरंत अपने जगह से उठकर जीतू के पास जाते हैं और उसके बालों को एक हाथ से पकड़ते हैं, दूसरे हस्त से एक झन्नाटेदार झापड़ उसके गाल पर चिपका देते हैं और बोलते हैं, वो तुम्हें किस नागले से गंदा लगता है? अभी मैंने तेरे माँ को बताया था कि वह मेरा खून है, उसके बारे में ऐसी बातें बोलना बंद करो वरना आज के बाद इस घर में कदम भी मत रखना। दीनानाथ का गुस्सा देखकर सुनीता भी हैरान हो गई। उसने तुरंत जीती को डांटा और अपने पिता से माफी मांगी। तभी सुनीता को कुछ सूझा और बोली, आज मैं अंदर आई तो देखा तीनों लड़कियों को 3 महंगी स्पोर्ट्स कार दी है। श्रीकांत भाई, तुम्हें अपने बेटों पर नाज होना चाहिए। तुम्हारे बेटों ने अपनी बहनों के लिए इतना कुछ किया। ये सुनते ही विशाल और अभी के हाथ से मोबाइल छूटकर गिर गए। इनके पिता का चेहरा काला पड़ गया। अगर ये कोई आम दिन होता तो वह इसका क्रेडिट लेने दौड़ जाते, पर ये कार शौर्य ने दी थी। अगर उन्होंने अभी कुछ नहीं कहा तो उनकी आज मौत पक्की है। बात को संभालते हुए तुरंत श्रीकांत बोला, सुनीता बेन तुम गलत समझ रही हो, वो कार मेरे बेटों ने नहीं दी है, वो तो शौर्य ने इन तीनों को दी है। इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। हाँ बुआ जी, हम आपको यही बात बता रहे थे बाहर, आपने हमारी बात पूरी सुन ही नहीं। अभी और शौर्य ने भी हड़बड़ी से कहा। जब सुनीता ने ये बात सुनी तो उसका मुंह टेढ़ा हो गया। तभी उसकी नजर इशिका और विराज पर गई और उसने पूछा, ये दोनों कौन है बाबूजी? इन्हें तो मैंने कभी नहीं देखा। दीनानाथ बोले, वो तुम्हारे बड़े चाचा का पोता विराज है और वह लड़की उसके साथ काम करती है, वह भी महाराष्ट्र से है। इसका यहाँ कोई नहीं तो वह यहाँ रुकी है। तभी इशिका ने अपनी गन असेंबल की और उसे लोड करते हुए सुनीता को देखकर मुस्कुराई। ये देख सुनीता की घिघी बन गई और वह गन की ओर उंगली करते हुए इशारा करने लगी। इसे देखकर दीनानाथ हंसते हुए बोले, अरे वह पुलिस वाली है तो उसके पास बंदूक तो होगी ही, घबराओ मत। सुनीता ने ये सुना तो उसकी सांस नॉर्मल हो गई और गहरी गहरी सांस लेने लगी। तभी उसकी नजर रागिनी पर पड़ी और बोली, भाभी आप तो हमेशा राखी को राय ज्यादा मेंशन जाती है, इस बार क्या हुआ आप नहीं गई? ये सुनकर रागिनी ने अपना सिर झुका लिया। ये देखकर दुष्यंत बोला, कल शाम को उसके भाई का एक्सीडेंट हुआ और उसका दायां हाथ कंधे से अलग हो गया। वह इस वक्त अस्पताल में एडमिट है। ये तो बड़ा अपशगुन है भाभी, राखी के दिन उसका राखी बांधने वाला हाथ टूट गया। माताजी ऐसा किसी के साथ ना हो। सुनीता ये सुनकर तंज मारते हुए बोली। रागिनी ने इस बात पर कुछ नहीं बोल पाए। वह जानती थी कि उसके बेटे ने ये जानबूझकर किया था, मगर वह कुछ नहीं कर सकती थी, आखिर गलती उसकी ही थी। ये उसके बुरे कर्म थे। जीतू और मीतू अभी भी शौर्य को परेशान करने का मौका ढूंढ रहे थे और उन्हें वह मिल गया था क्योंकि उन्होंने शौर्य को गार्डन की तरफ जाते हुए देखा था।
वे दोनों तुरंत शौर्य के पीछे चले गए। ये विराज, अभि और विशाल इन तीनों ने देखा और एक साथ बड़बड़ाए, इसे कहते हैं खतरों के खिलाड़ी। दूसरी तरफ शौर्य गार्डन में जाकर फूलों को बिहार रहा था और सामने दिखने वाले दूर तक फैले हुए समंदर को देख रहा था। तभी पीछे से मीतू की आवाज आई, शौर्य के बच्चे, तू अंदर तो बच गया, लेकिन तुझे अब हमसे कौन बचाएगा। अब चुपचाप यहाँ आज और हमसे मार खा लेना, वरना हम वहां पर आकर तुम्हें इतना मारेंगे कि तुम अपने जान की भीख मांगोगे। जब शौर्य ने एक क्षण तो उसने अपना माथा पीट लिया और बोला, क्या तुम दोनों इंसान को जन्मे हुए कुत्ते हो क्या कि तुम अपनी टेढ़ी दुम लेकर मेरे पीछे आए हो। लगता है तुम्हें नॉर्मल लाइफ जीने से बहुत परेशानी है, चलो फिर आज तुम दोनों को अपाहिज बना ही देते हैं। इतना कहकर शौर्य पलक झपकते ही उनके सामने आया और 2 लातों में उसने उन दोनों के पैर घुटनों से नीचे तोड़ डाले। इसके बाद पूरे अग्निहोत्री मैंशन में उन दोनों की चीखें एक साथ गूंज गई, जिस वजह से हर कोई गार्डन की ओर दौड़ पड़ा। सिर्फ 3 लोग बड़े आराम से चलकर आ रहे थे। ये तीनों विशाल, विराज और अभि थे। जब सब लोग गार्डन में पहुंचे तो देखा कि जीतू और मीतू दर्द में कराह रहे थे और शौर्य अपने पॉकेट में हाथ डालकर खड़ा था। सुनीता ने ये देखा तो वह चिल्लाते हुए बोली, नीच लड़के, तूने ये क्या किया मेरे बेटों के साथ। तेरी हिम्मत कैसे हुई इन्हें मारने की, मैं तेरी जान ले लूंगी। वह आगे बढ़कर शौर्य को मारने वाली थी, तभी दीनानाथ ने उसका हाथ पकड़कर पीछे खींच लिया और बोले, शौर्य यहाँ क्या हुआ जो इनकी हालत ऐसे हो गई। शौर्य ने लापरवाही से जवाब दिया, मैं तो यहाँ इनसे पहले आकर समुद्र की लहरों को देख रहा था, तभी पीछे से इन दोनों ने मुझ पर एक साथ हमला किया और जवाब में इनकी ये हालत हुई है। वैसे अभी उनके हाथ सुरक्षित है, चाहे तो आप उन्हें देख सकते हैं। शौर्य की ऐसी बात सुनकर दीनानाथ हताश होकर बोले, सुनीता, जब मैंने तुम्हारे बेटों को कहा था कि शौर्य को मत छेड़ो तो भी मेरी बात को अनसुना करके इन्होंने जानबूझकर शौर्य के पीछे यहाँ आकर उसे परेशान किया। इसमें इन दोनों की ही गलती है और उसकी सजा इन्हें मिली है। तुम इन्हें जल्द से जल्द राकेश के साथ मिलकर अस्पताल जाओ, रास्ते में वह तुम्हें सब कुछ समझा देगा। सुनीता और कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अपने बेटों की दर्दनाक आवाज सुनकर वह तुरंत उन्हें गाड़ी में डालकर ले गई। शौर्य ने उसके परिवार को देखा और कहा, ये आखिरी बार है जो मैंने इन्हें जिंदा छोड़ दिया है। अगली बार अगर फिर कोई बेवकूफ आया और मुझे परेशान करने की कोशिश की तो मैं उसकी जान ले लूंगा। शौर्य के आवाज में सीधी धमकी थी और सभी को अच्छे से पता था कि वह ऐसा कर सकता है। राकेश सुनीता के बेटों को लेकर अस्पताल चला गया था। बाकी परिवार वाले मुंह लटकाकर हॉल में बैठे थे। हर दिन शौर्य किसी न किसी रिश्तेदार को अस्पताल पहुंचा देता था। इस बार दीनानाथ ने एक बड़ा फैसला लेने के बारे में सोचा और बोला, हम बार बार ऐसा होने नहीं दे सकते। श्रीकांत, अभी तुम्हारे बड़ी बहन उमा को फोन करो और उसे शौर्य के बारे में बोल दो, वरना वह भी आते ही कुछ गड़बड़ न कर बैठे। साथ ही हमारे सारे रिश्तेदारों को शौर्य के बारे में बता दो। और एक बात याद रखना, उन्हें ये भी बोलो कि भविष्य में शौर्य का अपमान यानी पूरे अग्निहोत्री परिवार का अपमान माना जाएगा। सभी ने दीनानाथ की बात पर सहमति जता दी। ये उसके कहे अनुसार अपने रिश्तेदारों को फोन करने तुरंत चले गए। इधर विराज हंस हंसकर लोटपोट हो रहा था तो इशिका ने उसे इसके बारे में पूछा तो विराज ने शौर्य की दर्द भरी कहानी सुना दी और शौर्य का बदला हुआ रवैया उससे बता दिया। तब इशिका भी मुस्कुराने लगी। फिर उसने शौर्य को देखा और कहा, शौर्य, अब तुम ताकतवर हो गए हो तो तुम इन्हें माफ तो कर सकते हो ना। इनके लिए इतनी नफरत मन में रखने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। शौर्य ने ये बात सुनी और कहा, ऐसा नहीं ही मैडम कि मैं इनसे नफरत नहीं करता हूँ, क्योंकि ये उसके लायक नहीं है। बस मुझे उन पर एक गुस्सा सा आता है। उनका पहले वाला बर्ताव जब मैं कमजोर था और अब का बर्ताव जब मैं खुद काबिल बन गया हूँ, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। ये लोग गिरगिट की तरह है। ये लोग ताकतवर के सामने झुकते हैं और तब उनकी आंखें भी खुलती है। अगर सामने वाला उनकी सुनता है तो ये उसका खून चूस लेते हैं। मेरे साथ जो इन्होंने किया है वह हर बात मुझे बार बार याद आती है, मेरा गुस्सा बढ़ जाता है। आज से 5 साल पहले की बात है, जब रक्षाबंधन के दिन मैं घर पर था तो दादी ने मेरे बहनों को मुझे राखी बांधने कहा था, लेकिन मेरी माँ ने उन तीनों को रोक दिया और मुझे इस हॉल से बाहर निकाल दिया। उसके पहले भी ऐसा ही हुआ था। उस दिन से मैंने फिर रक्षाबंधन के दिन इस हॉल में कदम नहीं रखा। और मेरी बुआ जब मैं छोटा था तो मुझे राखी बांधने खुद यहाँ लाई थी, तो जिया और सिया ने मुझे राखी बांधी थी, पर मेरी माँ और चाचियों के कहने पर मेरे हाथ से वह राखियां तक निकाल ली थी। उसके बाद तो उस बुआ ने भी मुझसे नफरत करना शुरू किया। क्या मैंने इनकी सारी प्रॉपर्टी मांगी थी जो एक छोटी उम्र के बच्चे के साथ इन्होंने ऐसा किया था। शौर्य की आप बीती सुनकर इशिका के आंखों में आंसू आए थे। शौर्य के आंखों में भी आंसू छलक रहे थे। तभी घर के सामने एक BMW आकर रुकी और उसमें से उसकी बड़ी बुआ बाहर निकली।
ये भावनगर से आई थी तो उसे हमेशा थोड़ा समय लगता था यहाँ पहुँचने के लिए। उमा बुआ ने आते ही अपने हाथ में 2 बैग जिसमें सामान था उसे नौकरों को दिया और सीधे हॉल में दाखिल हुई। दीनानाथ ने उसके कुछ कहने से पहले ही इशारा करके उसे अंदर आने के लिए कह दिया। उमा के अंदर जाते ही दीनानाथ ने घर में हुए सारे बदलाव और आज तक के शौर्य द्वारा पिटे गए और मरे गए लोगों के बारे में बता दिया और बोला, अब तुम अपने बहन जैसी बेवकूफ़ी मत करना वरना मैं इस बार तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। वह लड़का हमसे इतनी नफरत करता है मगर वह तब तक चुप रहेगा जब तक तुम उसे कुछ न बोलो। तो सही बात यही है कि तुम अगर उससे बात करो तो प्यार के 2 शब्द कह देना। इतना कहकर दीनानाथ ने लंबी सांस ली। उमा ने भी अपनी पिता की सारी बात मान ली और बहनें उठकर किचन में चली गई। उसने सभी के लिए गुलाब जामुन बनाए और साथ ही में पनीर की सब्जी और गाजर का हलवा भी बनाया। 1 घंटे बाद नौकरों ने सारा खाना टेबल पर लगा दिया। उमा बाहर आए और उसने पहले दोनों भाइयों को राखी बांधी। तब तक राकेश भी सुनीता को अस्पताल में छोड़कर आया था। उसने भी राखी बंधवा ली और शगुन देकर खाना खाने बैठ गया। तभी सभी बच्चे भी टेबल बैठ गए। उस वक्त उमा ने शौर्य के साथ बात करने की सोची और वह बोली, शौर्य बेटा ये तुम्हारा पहला रक्षाबंधन है, आओ यहाँ बैठो, मैंने आज तुम्हारे लिए खास गाजर का हलवा बनाया है। शौर्य ने जब ये सुना तो उसे एकदम सरप्राइजिंग लगा। फिर उसने अपनी बुआ का मान रखते हुए वाहन पर बैठ गया और बोला, इसमें आपने जहर तो नहीं न मिलाया? मुझे याद है आप ही थी वो जिसने नितिन को जहर का आइडिया दिया था। ये सुनकर उमा सकपका गई और हड़बड़ाते हुए बोली, ऐसी कोई बात नहीं शौर्य, उस वक्त कुछ लोगों की बेवकूफ़ी की वजह से मैं भी अंधी हो गई थी। तुम्हें तो पता है गलती तो इंसान से होती है। अब छोड़ो भी उसे, जाने दो उन बुरी यादों को। अब तुम बड़े बिजनेसमैन हो और तुम्हारे पास अब तुम्हारा परिवार है। शौर्य ने परिवार की बात सुनी तो उसने सभी के चेहरों को देखा और एक कुटिल मुस्कान के साथ मुस्कुराया और बोला, हाँ जब तक अब मैं ताकतवर हूँ तब तक ये लोग मुझे अपना मानेंगे। जिस दिन मैं कमजोर हो जाऊंगा उस दिन यही परिवार मुझे मारने पर उतारू हो जाएगा। है ना, मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा? शौर्य ने आखिरी लाइन रागिनी को देखकर कही। रागिनी ने अपना सिर नीचे झुका लिया और उसके आंखों से आंसू बहने लगे। शौर्य की बात उसके दिल के टुकड़े टुकड़े कर रही थी। तभी दीनानाथ बोले, चलो अभी खाना खा लेते हैं। सभी ने खाना खाया और उठकर हॉल में आ गए। तभी शौर्य ने 2 गोलियां राकेश के हाथ में दी। गोलियों को देखकर वह समझ गया और उठकर वहां से चला गया। तभी दरवाजे पर एक आर्मी की जीप आकर रुकी और उसमें से जनरल पांडे बाहर आए। वह सीधे हॉल में और मुस्कुराते हुए बोले, शौर्य मुबारक हो, तुम्हारी नई कंपनी अब जल्द ही शुरू हो सकती है। ये लो तुम्हारे दवा बनाने का लाइसेंस और गीतांजलि मेडिसिन्स का कंपनी रजिस्ट्रेशन। अब मुझे बस तुम्हारी दवा का इंतजार है। जनरल पांडे के चेहरे की खुशी सभी को साफ दिखाई दे रही थी। शौर्य ने भी उनसे हाथ मिलाकर उनका स्वागत किया। उनके हाथ से पेपर लिए और बगल में रख दिए और पांडे जी को बैठने के लिए कहा। पांडे जी ने फिर आगे पूछा, वैसे तुम आर्मी कब ज्वाइन करने वाले हो? मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा जब तुम वर्दी में मेरे सामने होंगे। शौर्य ने अपना सिर खोचते हुए कहा, मैं इस हफ्ते की रिक्रूटमेंट एग्जाम देने वाला हूं, जल्द ही मैं आपके सामने एक फौजी बनकर आऊंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे जैसे लोगों की हमें सख्त जरूरत है। शौर्य इस बात पर सिर्फ शर्माते हुए मुस्कुराया पर कुछ नहीं बोला। उसके बाद जनरल ने इधर उधर की बातें की और चाय पानी के बाद वे वहां से चले गए। इस वक्त हर कोई शौर्य को अजीब नजरों से देख रहा था। तभी रागिनी ने सिया को कोहनी मारी, भाई आप सच में आर्मी ज्वाइन करने वाले हो? शौर्य ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई। इसे सुनकर सिया बोली, भाई फिर आपको मुझसे दूर रहना पड़ेगा। मैं आपसे दूर नहीं रह सकती, आप मुझे भी साथ ले चलिए। शौर्य ने अपनी गर्दन न में हिलाई और बोला, वो जगह बहुत खतरनाक होती है। वैसे तुम इस बात की चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए इस घर में वापस आ सकता हूँ। ये सुनकर सिया खुश हुई और उसने शौर्य के हाथ को कस के पकड़ लिया और बोली, आपको हर महीने में एक बार तो आना ही होगा। आप भले ही आर्मी में जाने के बाद इस बहन को भूल जाओगे पर मैं आपका इंतजार करूंगी। शौर्य ने उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं कि मैं तुमसे मिलने हर महीने आऊंगा। वहीं बगल में बैठी हुई रागिनी अंदर ही अंदर रो रही थी। उसका बेटा आर्मी ज्वाइन करने वाला था और उसके पास उसे रोकने के लिए कोई शब्द नहीं थे। अब क्या है शौर्य का अगला प्लान? क्या कोई नया एडवेंचर कर रहा है? उसका इंतजार कैसे रहेगी शौर्य की नई कंपनी? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ।